हेलो स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसी के साथ। तो हमने पिछला जो वीडियो था उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब उन क्वेश्चंस के आगे उसी क्रम में आगे क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखवा दिए थे, उसी के आगे एक दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपको चैप्टर में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हम ढूंढ ढूंढ के लिखवा रहे हैं, और एक दो नंबर की ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बाहर नहीं जाएंगे। आपके जितने भी एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं सब उन्हीं में आ जाएंगे। तो उसी के क्रम में आगे दूसरा क्वेश्चन है, उन 5 सब्जियों की प्रजाति के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, उन 5 सब्जियों, दिख रहा है ना, उन 5 सब्जियों की प्रजाति के नाम लिखिए। की प्रजातियों के नाम लिखिए। जो जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा, जो जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा विकसित की गई हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, उन 5 सब्जियों की प्रजातियों के नाम बताइए जो जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा विकसित की गई हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसी 5 सब्जियों के नाम बताना है जो जंगली गोभी, एक जंगलों में पाया जाता है जंगली गोभी, उसके कृत्रिम चयन के द्वारा विकसित की गई हैं। मतलब जंगली गोभी में कृत्रिम संलयन कराया गया, कृत्रिम निषेचन कराया गया, जिससे विभिन्न प्रकार की सब्जियां उत्पन्न हुई। तो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां होती हैं जो जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा प्राप्त की गई हैं? ठीक, तो एक तो फूल गोभी होता है, आपने देखा होगा। पहला लिख लेंगे फूल गोभी। फूल गोभी क्या होता है? जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा प्राप्त किया गया है, मतलब कृत्रिम निषेचन करा के प्राप्त किया गया है किसको? फूल गोभी को। दूसरा है गांठ गोभी। गांठ गोभी शायद आपने देखी नहीं होगी। ठीक, दूसरा है गांठ गोभी। ब्रूकेली, ब्रूकेली, ब्रूकेली भी एक पौधा फल होता है जो सब्जियों में प्रयोग किया जाता है। एक होता है गोभी, ठीक, और एक होता है केल।
कैल में आप कोष्टक में लिख लेना केवल चौड़ी पत्तियां, चौड़ी पत्तियां। पहला फूल गोभी, फूल गोभी आप जानते हो जो हम खाते हैं, फूल लगा रहता है। दूसरा है गांठ गोभी, गांठ गोभी एक गांठ जैसी संरचना होती है। तीसरा है ब्रोकोली, ब्रोकोली भी गोभी जैसा ही फल होता है। और चौथा है गोभी, जिसे हम कहते हैं पत्ता गोभी, गोभी वो होता है। और केल होता है, ये चौड़ी पत्तियां ऐसी होती हैं, चौड़ी पत्तियां अकेली होती हैं। अगर हमको पत्तियां अकेली लेनी है गोभी की और डालना है सब्जी में तो वो केल होता है। आपने मार्केट में देखा होगा लंबी लंबी बहुत सी बड़ी सी पत्तियां रखी हुई कहीं कहीं आपने देखी हुई, वो होता है केल। ये चारों सब्जियां हैं जो जंगली गोभी से कृत्रिम संलयन के द्वारा प्राप्त की गई हैं। ठीक, अगर हम जल्दी साफ कर देते हो, आपको लग रहा है कि जल्दी मिटा देते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके वो लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर लिख दिया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समजात व समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। समजात व समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने आपको क्वेश्चन में लिखवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन आपको लिखा है सिलेबस में, समजात व समरूप अंग या समवृत्ति अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर आपको हमने पहले ही लिखवा दिया था, तो उसी से आप अंतर, समजात का मतलब होता है उनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते। समरूप का मतलब होता है उनके कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से होता है। तो आप अपने सिलेबस से देख लेना, ये हमने आपको आपके सिलेबस में लिखवाया है, तो सिलेबस से कोई एक आप अंतर लिख लेना। ठीक, एक ही अंतर लिखना है तो आप एक अंतर लिख सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे नहीं, सिलेबस से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधियां लिखो। प्रश्न, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधियां लिखो। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधियां लिखो। तो इसमें आपको पूछा गया है कि जीवाश्म क्या होता है और जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधियां क्या क्या होती हैं, आपको ये पता करना है। तो जीवाश्म ही आपको हमने सिलेबस में लिखवा दिया है कि जीवाश्म होता क्या है। तो इसमें हम फिर लिखवाए दे रहे हैं, तो हेडिंग डाल लेना है उत्तर में जीवाश्म। ठीक, तो उत्तर में आपको लिखना है जीवित प्राणियों के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवित प्राणियों के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवित प्राणी क्या होते हैं? जीवित प्राणी जब दब जाते हैं तो मिट्टी के अंदर तह में वो एकदम धंस जाते हैं और
एक सांचा सा बना लेते हैं, वो तो परिरक्षित हो जाते हैं मिट्टी में, और जब कभी कालांतर में उनको खोदा जाता है या निकाला जाता है तो वो ऐसे ही उनके शव पड़े रहते हैं, एक मिट्टी में एक संरचना सी बन जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार का शव होता है उसी प्रकार की संरचना बन जाती है, जिसे हम परिरक्षित कहते हैं, सुरक्षित रहते हैं वो। हालांकि मर जाते लेकिन उनका शरीर वैसे ही सुरक्षित रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब नीचे आपको लिखना है कुछ जीवाश्म हैं उनको क्या कहते हैं। कुछ जीवाश्म होते जैसे कशेरुकियों के जीवाश्म को क्या कहते हैं, अकशेरुकियों के जीवाश्म को क्या कहते हैं, मछली के जीवाश्म को क्या कहते हैं, इसके बारे में आप, और डायनासोर के जीवाश्म को क्या कहते हैं, सबके अलग अलग नाम है, उनको हम लिखवाए दे रहे हैं। जैसे है आमोनाइट, पहला है आमोनाइट। आमोनाइट एक प्रकार का जीवाश्म होता है। आमोनाइट एक प्रकार का जीवाश्म होता है, और काय का होता है, कशेरुकी का। कशेरुकी क्या कहलाते, कशेरुकियों के जीवाश्म को आमोनाइट कहते हैं। कशेरुकी वे होते हैं जिनमें कशेरुकाएं पाई जाती, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती, वो होता है कशेरुकी। जैसे इंसान, कोई जानवर हो गया, ये सब कशेरुकी होते हैं। तो कशेरुकियों के जीवाश्म को क्या कहते हैं, आमोनाइट कहते हैं। ट्रायोबाइट, ट्रायोबाइट जो जीवाश्म होता है वो अकशेरुकियों का होता है। अकशेरुकियों के जीवाश्म को क्या कहते हैं, ट्रायोबाइट कहते हैं। अकशेरुकी जिनमें कशेरुकाएं नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, ट्रायोबाइट। फिर है नाइटिया। नाइटिया जो होता है वो भी जीवाश्म होता है। काय का होता है, मछली। अगर मछली का जीवाश्म मिले तो उसे क्या कहते हैं, हम नाइटिया कहते हैं। फिर अगला है राजोसॉरस। राजोसॉरस ये भी जीवाश्म होता है। काय का होता है, डायनासोर। डायनासोर के जीवाश्म को राइजोसॉरस कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ जीवाश्म में विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों को हम इस नाम से बुलाते हैं। जैसे डायनासोर का जीवाश्म हो गया तो राजोसॉरस उसको नाम बुलाएंगे, मछली का जीवाश्म है तो नाइटिया से बुलाएंगे, अगर कशेरुकी का जीवाश्म है तो आमोनाइट से बुलाएंगे, अकशेरुकी का तो ट्रायोबाइट से बुलाएंगे। तो ये कुछ जीवाश्म होते हैं जिनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। अब नेक्स्ट आपका है इसी में है विधि नंबर 1, क्योंकि लास्ट में लिखा जीवाश्म क्या है, जीवाश्म ज्ञात करने की विधियां। तो जीवाश्म ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, नीचे लिख लेंगे। जीवाश्म के बाद जीवाश्म ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। जीवाश्म को ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1, विधि नंबर 1 डाल लेना। विधि नंबर 1 है सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि पहली विधि होती है सापेक्ष विधि। तो देखो, सापेक्ष विधि सिंपल विधि होती है, उसमें ये आकलन लगाया जाता है कि कौन से जीवाश्म पहले के यानी अधिक पुराने हैं और कौन से जीवाश्म कम पुराने हैं। जैसे मान के चलो सापेक्ष विधि क्या होती है, जैसे हमने कहीं पर मिट्टी की खुदाई की, तो मिट्टी की खुदाई के 5 मीटर, मिट्टी की खुदाई के 5 मीटर नीचे कुछ जीवाश्म मिले, और फिर इसी के 5 मीटर और, मतलब जमीन से 10 मीटर कुछ और जीवाश्म मिले।
कुछ जीवाश्म 5 मीटर नीचे मिले, कुछ जीवाश्म 10 मीटर नीचे मिले। तो अब हम आकलन लगाएंगे कि कौन से जीवाश्म पुराने हैं। ये तो सिंपल विधि है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन से जीवाश्म पुराने हैं। जो ऊपर पाए जाते हैं वो नए होते हैं और जो नीचे पाए जाते हैं वो पुराने होते हैं, क्योंकि इतनी मिट्टी की परतें जमा होने में भी कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो जो जीवाश्म ज्यादा गहराई पर पाया जाता है मिट्टी की सतह से, वो पुराने होते हैं, और जो मिट्टी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, कम गहराई पर पाए जाते हैं, वो जीवाश्म नए होते हैं। जैसे मान के चलो आपने कुछ चीज रख दी जमीन में और लाए एक ट्रॉली मिट्टी उस पर डाल दी, या फिर ऐसा करते रहे रोज एक तसला मिट्टी उस पर डालते रहे। आपने 1 महीना तक डाली, वो चीज अंदर दब गई, फिर एक दूसरी चीज उसी मिट्टी के ऊपर रख दी, फिर आपने 1 महीना तक मिट्टी डाली, फिर वो दब गई। तो जो 2 महीना पहले आपने जो वस्तु रखी थी वो पुरानी है, और जो 1 महीना पहले डाली वो नई है। तो जो जीवाश्म ज्यादा गहराई पर पाए जाते हैं वो पुराने होते हैं, जो जीवाश्म पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या कम गहराई में पाए जाते हैं वो नए होते हैं। तो सापेक्ष विधि में यही ज्ञात किया जाता है कि मिट्टी की सतह के कितने नीचे जीवाश्म मिले हैं और कौन से पुराने कौन से नए। तो इसमें हम लिखेंगे खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट, सापेक्ष विधि में लिखेंगे खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। मतलब क्या है, जो खुदाई करने पर जो पृथ्वी की सतह के निकट जीवाश्म पाए जाते हैं वो नए होते हैं, और पृथ्वी की सतह के गहराई में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो पुराने होते हैं। तो इस प्रकार से उनका आकलन लगाया जाता है कौन से जीवाश्म नए हैं कौन से पुराने हैं। तो ये तो हो गई आपकी सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि के बाद आपकी आती है दूसरी विधि, विधि नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग या कार्बन डेटिंग या फॉसिल डेटिंग या कार्बन C40, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, या तो इसे फॉसिल डेटिंग बोल देंगे या कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग देखो, इस विधि में क्या होता है कि हम जीवाश्म को निकालते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं। ठीक, तो कार्बन जो होता है, कार्बन की जो कार्बन होता है, कार्बन कितना पुराना है ये तो हम जानते हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, तो 3 समस्थानिक क्या होते हैं कार्बन के, एक तो होता है C40, C12, C13 और C14। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। तो सबसे पहले हम जीवाश्म को निकालते हैं,
और उस पर देखो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर शुरुआत से ही और अभी तक सबसे अधिक चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। तो जब हम जीवाश्म को निकालेंगे उसमें उपस्थित कार्बन का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का कार्बन है, C12 है, C30 है, C40 है, कि किस प्रकार का कार्बन है और यह कार्बन लगभग कितने साल पुराना है, कितने 100 वर्ष पुराना है ये कार्बन। तो हम उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं कि ये कार्बन इतने 100 साल पुराना है, तो ये अवशेष भी इतने 100 साल पुराना होगा, ये जीवाश्म भी इतने 100 साल पुराना होगा। तो कार्बन के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये जीवाश्म कितने 100 साल पुराना होगा। तो इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग। C40, C30, C12 ये विधियां होती हैं 3, क्योंकि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं ये। और कौन सा समस्थानिक पाया जाता है जीव में, उस जीवाश्म में जिसके खुदाई की उसमें किस प्रकार का समस्थानिक का कार्बन पाया जाता है और उसकी उम्र ज्ञात करेंगे ये कितने साल पुराना है। तो इसमें लिखेंगे दूसरी विधि जो है थी कार्बन डेटिंग। इस विधि के जीवाश्म में, इस विधि में जीवाश्म की इस विधि में जीवाश्म इस विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात, किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है, के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो किसी एक तत्व का अनुपात निकालेंगे, जो कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स होते हैं उनमें से किसी एक का तत्व का अनुपात निकालेंगे और उस जीवाश्म का समय निर्धारित करेंगे कि ये जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है। तो इसमें लिख लेंगे, ये आपकी दोनों विधियां हो गई हैं। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन कारकों का नाम लिखिए, उन कारकों का नाम लिखिए जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है, जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है। मतलब उन कारकों का नाम लिखिए जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। उन कारकों का नाम लिखिए जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है। मतलब क्या होता है, ऐसी कारकों का नाम लिखना है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होती हैं, जिससे एक नई स्पीशीज बन जाए समय के साथ। अब जैसे मान के चलो, पहले जो बंदर थे वो आज इंसान बन चुके, मतलब हमारे पूर्वज बंदर थे। तो ऐसी कौन से कारक हुए, ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हम में विभिन्नताएं आई हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ हम में काफ़ी परिवर्तन हुए और आज हम एक नई स्पीशीज इंसान बन गए। पहले जो कुत्ते होते थे वो ऐसे नहीं होते होंगे,
पहले उनका आकार कुछ अलग होता होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ एक नई स्पीसीज बनी, कुत्ता, नया कुत्ता बन गया। तो वो एकदम से परिवर्तन नहीं हुआ, इसके लिए कई साल लग गए। तो यही इसमें पूछा है कि नई स्पीसीज ऐसे कौन से कारक होते हैं कि उन कारकों के प्रभाव के कारण एक नई जाति का जन्म होता है। म्यूटेशन होते हैं, उत्परिवर्तन। धीरे धीरे समय के साथ साथ जातियों में उत्परिवर्तन होते रहते हैं और उन्हीं और परिवर्तनों के कारण आगे वाले समय में एक नई स्पीसीज, एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे कौन से कारक होते हैं? तो नई जात, उत्तर में लिखना है नई स्पीसीज के उद्भव में चार कारक होते हैं। अब कौन कौन से चार कारक होते हैं? पहला कारक है जीन प्रवाह। पहला लिखेंगे जीन प्रवाह। जीन प्रवाह का मतलब क्या होता है? देखो, जीन प्रवाह का मतलब होता है हमको जीन्स में परिवर्तन कराना है। अब जैसे क्या किया, हम एक विदेशी डॉग्स लाए, विदेशी नस्ल का एक दूसरा कुत्ता लाए, और हमारे यहाँ देसी कोई कुतिया होती है, अगर इनका हम क्रॉस कराएं या इनमें संकरण कराते हैं तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो इन दोनों के लक्षणों वाली होगी, एक नए प्रकार की संतान उत्पन्न होगी। आप देखते हैं दोगले डॉग्स, जिसको दोगला कुत्ता कहते हैं, जो हाइब्रिड होता है, मतलब विदेशी कुत्ता या देसी कुत्ता का मिला हुआ रूप होता है, वो दोनों से अलग होता है, ना तो वो देसी जैसा होता है ना विदेशी, उनका दोनों का कॉम्बो होता है, कंबाइंड होता है। इस प्रकार से क्या होती है, एक नई जाति का निर्माण होता है। दो विपरीत नस्ल के कुत्तों के बीच अगर हम संकरण कराते हैं तो एक नई जाति का निर्माण होता है, नए कुत्ते का निर्माण होता है, जो दोनों से अलग अलग होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीन प्रवाह। तो इसमें लिखेंगे उन दो समष्टियों के बीच होता है जीन प्रवाह, उन दो समष्टियों मतलब प्राणियों के बीच होता है, उन दो समष्टियों के बीच जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं, जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हों, जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं किंतु आनुवांशिक रूप से अलग अलग हैं, किंतु आनुवांशिक रूप से अलग अलग हैं। मतलब ऐसी जातियों के बीच होता है ये जीन प्रवाह जो पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती, लेकिन आनुवांशिक रूप से अलग अलग होती। मतलब जैसे वो कुत्ता है, विदेशी वाला भी कुत्ता है, हमारा देसी भी कुत्ता है, तो ये पूर्ण रूप से अलग नहीं है, मतलब है तो कुत्ता ही, लेकिन आनुवांशिक, उसका जीन अलग होगा, इसका जीन अलग होगा। आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अलग नहीं होते। हम इसे भी कुत्ता कहेंगे, उसे भी कुत्ता कहेंगे। तो यह आपका पहला हुआ जीन प्रवाह। अब दूसरा नंबर है आपका आनुवांशिक विचलन। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्या है? तो ठीक, बाद में आना, अभी थोड़ी पढ़ाएंगे उनको। ठीक, तो आनुवांशिक विचलन का मतलब होता है कि उनके आनुवांशिक पदार्थों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे जातियां अलग हो जाती हैं। तो देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम बोले दे रहे हैं, तो आप लिख लेना। आनुवांशिक आपको विचलन में लिखना है किसी एक समष्टि की, समष्टि मीन्स होता है जीव या जाति, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से, उत्तरोत्तर मीन्स होता है आगे वाली पीढ़ियों में, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता का मतलब बार बार वही जीन्स आए, जीन्स की
बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना, से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना, से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना, वो क्या कहलाती है? आनुवांशिक विचलन कहलाता है। तीसरा लिखो प्राकृतिक चुनाव। तीसरा है प्राकृतिक चुनाव। तीसरी जो हेडिंग है आपकी प्राकृतिक चुनाव। प्रकृति के अनुसार ठंडे प्रदेशों के कुत्तों में बाल अधिक रहते हैं, यहाँ के कुत्तों में बाल कम रहते हैं, तो ये एक नई स्पीसीज है। ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ पर एक नई स्पीसीज है। तो इसमें लिखना है वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है, उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है, उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं, जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक चुनाव में ये लिखना है। अब है चौथा भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण भौगोलिक पृथक्करण में क्या आते हैं? नदी, पहाड़, झरने सब आते हैं। इसके कारण भी जो जातियां होती हैं उनमें क्या होता है? जातियों में विभिन्नता आती है। तो इसमें लिखना है जनसंख्या में नदी, जनसंख्या में नदी, कौमा पहाड़ आदि के कारण आता है। जनसंख्या में नदी, कौमा पहाड़ आदि के कारण आता है। ठीक, तो ये वाला जो कारक होता है भौगोलिक पृथक्करण में क्या होता है? जनसंख्या में नदी और पहाड़ जो होते हैं इनके कारण आता है। पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ कुत्ते अलग होते हैं और मैदानों के या गर्मियों जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ के जीव अलग होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ समष्टियाँ वो कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, तो इतना आप लिख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कुछ अगले क्वेश्चन वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक।